कि उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया इंटरेक्शन आपसे हो रहा है बिहार में, क्योंकि शपथ के बाद मैंने कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद दूसरे दिन फिर मुझे एक बैठक के लिए दिल्ली आना पड़ा और उसके बाद गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देने के लिए आज मैं आया। कल मेरी मुलाकात केंद्रीय नेताओं से है, उसके बाद फिर विधानसभा का सत्र बिहार में शुरू होगा, उसमें मैं शामिल होने के लिए पटना चला जाऊंगा। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सरजमी का, अपनी जन्मभूमि की खिदमत का अवसर दिया है। ऐसे मैं संगठन में काम करते हुए भी बिहार को रिप्रेजेंट करता रहा हूं। मैंने 6 लोकसभा का चुनाव बिहार की सरजमी से ही लड़ा है और बिहार से ही हमारी पहचान रही है। पहली बार किशनगंज से मैं 99 में सांसद हुआ। सतीश पुनिया जी, प्रवेंद्र जी, ये लोग हमारे चुनाव में भी प्रचार में आए थे, राजस्थान के माननीय ओम बिरला जी भी। और फिर मैं भागलपुर से 2 बार सांसद रहा। अटल जी की सरकार में सेवा का अवसर मिला और अटल जी की सरकार के जो मंत्री थे, रेल मंत्री जी, उन्हीं के साथ 5 साल काम किया। अब मुझे पार्टी ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी मुझे दी है। चुनौतीपूर्ण है। बिहार की 14 करोड़ जनता की अपेक्षा पर खड़ा उतरूं, इसके लिए आप सबसे कहूँगा कि प्रार्थना करें, दुआ करें कि मैं इस मिशन में भी कामयाब हूँ कि उद्योग बिहार में भी लगे। संसाधन पूरा है, पानी पूरा है। कोसी के इलाके में 10 फीट पे नीचे पानी आ जाता है। मैंने खुद कुदाल चला के ज़मीन से पानी निकाला हुआ है। अब ऐसे जब राजनीति में लोग आगे आते हैं तो लोग समझते हैं कि उनकी पहचान शायद सिर्फ सिविल एविएशन की है, लेकिन मेरा जो अनुभव है सिविल एविएशन में, टेक्सटाइल में, कोल में, टेक्सटाइल में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में मेरा जो अनुभव है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते जो मेरा अनुभव है, HRD मिनिस्टर के नाते जो मेरा अनुभव है, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के नाते, वो सारे अनुभव का लाभ हमारी प्रदेश की जनता को मिले। चिराग तले कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिस बिहार ने चिराग जलाया है उसका भी पूरा रोशनी का हक है। तो ये जिम्मेदारी है। पार्टी में कोई जिम्मेदारी छोटी और बड़ी नहीं होती। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, और मैं तो पार्टी के हुक्म को हरदम मानता हूँ और पार्टी ने जितना मुझे दिया है शायद आज तक किसी को नहीं दिया है। तो इसलिए पिछले संसदीय राजनीति में 7 साल से मैं पार्टी के काम में लगा था। अब फिर से सरकार की राजनीति में मैं लौटा हूँ। तो यहाँ आज ज़्यादा चीज़ें नहीं कहनी, क्योंकि आपने अभिनंदन रखा और हमारे जो प्रेस मीडिया के मित्र हैं वो भी, उनके भी बीच का मैं माना जाता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे काल तक मैं पार्टी का प्रवक्ता पद पे काम कर रहा हूँ। इसलिए जो जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पे सतीश पुनिया जी का आभारी हूँ, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष जी और पूरी टीम का, और युवा मोर्चा की भी कल ही शायद टीम की अभी हुई है, वैसे आज ही हुई। ओबीसी और युवा मोर्चा कल ही हुए वैसे। अच्छा, तो ओबीसी मोर्चा भी, युवा मोर्चा भी, माइनॉरिटी मोर्चा तो पहले ही होगी जी। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने अपने तरफ से 2 शब्द कह दिए हैं, बाकी कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप आमंत्रित। आपके पास उद्योग की जिम्मेदारी आई है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान कहा था कि वो 10 लाख से ज़्यादा रोजगार देने की सब करेंगे।
बिहार की स्थिति से आप वाकिफ हैं, उद्योग मंत्री के नाते क्या लगता है सरकारी बाग में अलग उसके अलावा उद्योग लाकर कितने रोजगार पैदा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, पिछला चुनाव में ज़रूर उन्होंने कहा कि पहले दिन ही 10 लाख रोजगार देंगे, तो उस पर जनमत संग्रह ही हो गया, जनता ने भरोसा नहीं किया, यानी मैंडेट उनको नहीं मिला। ठीक है, हमें स्पष्ट बहुमत तो जनता ने दिया, लोकतंत्र में तो एक वोट का भी महत्व होता है। हमारी सरकार अटल जी की एक वोट से चली गई थी, तो जो सरकार में होता है उसका एक वोट का भी महत्व होता है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। रोड में, बिजली में, पानी में, सिंचाई में, कृषि में बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। अब ये उद्योग का जो क्षेत्र है, इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे और उद्योग लगेगा तो रोजगार पैदा होगा। सारे सरकार से जो रोजगार मिलते हैं वो प्रक्रिया पूरी हो रही है। नीतीश कुमार जी ने उसको मिशन बना लिया है, एक भी पद खाली नहीं रहने वाला है। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है, जब उद्योग लगता है तो हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। मैं कोई बहुत बढ़ चढ़ कर कोई दावा करने की स्थिति में नहीं हूँ, न करना चाहता हूँ, लेकिन इतना है कि नीतीश कुमार जी एक काम करने वाले, एक देश में बहुत अनुभव रखने वाले मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी उनका रेल मंत्री के तौर पर, कृषि मंत्री के तौर पर बहुत योगदान है। तो उनके साथ काम करने में मुझे और सुविधा होगी, क्योंकि 5 साल मैंने उनके कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी काम किया है। तो जो जिम्मेदारी होगी सामूहिक तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के पास ये उद्योग मंत्रालय पहली बार आया है और हमारे नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं राजस्थान में भी जो लोग उद्योग लगाते हैं उनसे अपील करूंगा कि बिहार में आप भी आ सकते हैं। बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग बिहार में रहते हैं और जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या मैं समझता हूँ कि राजस्थान के बाद हर जगह बिहार में बड़ी तादाद में राजस्थानी है और वो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में भी जो लोग चाहेंगे कि जैसे आप देखिए मक्का होता है सबसे ज़्यादा बिहार में, और वहाँ से जाता है पंजाब और कई जगह स्टार्च बनता है, यहाँ तक कि राजस्थान आता है। तो हमारे यहाँ चीनी मिल बहुत सारी बंद हुई, लेकिन इथेनॉल की बहुत ज़रूरत है। तो इथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्री, मक्का बेस्ड इंडस्ट्री, हमारे यहाँ मखाना बहुत होता है, उसका मखाना पूरे देश में, राजस्थान में भी बड़ा आजकल प्रयोग होता है मखाने का, तो हमारे यहाँ बिहार में होता है। जी, किसान आंदोलन को लेकर लगातार विरोध है। राहुल गांधी ने रैली की, उसमें कहा मोदी ने 3 ऑप्शन दिए, भूखमरी, बेरोजगारी और खुदकुशी। क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी को उनके जो सलाहकार जो लिख के देते हैं वो उनके हित में नहीं है, और वो जो लिख देते हैं और वो पढ़ देते हैं, बाद में उनकी पार्टी को उसका नुकसान होता है। जिस तरह के शब्द राहुल जी बोलते हैं, काश वो चिंता करें कि क्या प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, क्या वो सही है। हम लोगों ने एक बार कोल स्कैम के वक्त में कुछ नारेबाजी पार्लियामेंट में हुई थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत आहत हुए थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने ही देश का विपक्ष इस तरह की भाषा बोलता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के मुद्दे पर हमने साफ तौर पे कहा है, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर विस्तार से बातचीत की है। वही हमारी पार्टी की लाइन है, वही सरकार की लाइन है। किसान हमारे दिल में बसते हैं, वो हमारे अपने हैं, वो किसी के बहकावे में ना आए। जो भी कानून सरकार ने बनाया है वो उनके हित में बनाया है। मैंने भी एक नहीं अनेक डिबेट में किसान नेताओं के बीच में कहा है कि कौन सी बातें एतराज़ है, न मंडी ख़त्म होगी, न आढ़त ख़त्म होगा, न MSP ख़त्म होगी। तो ये ईगो को भी ख़त्म कीजिए। सिर्फ ईगो बनाना कि कानून वापस लो। और पहले कहा जाता था, आप ही लोग कहते थे सरकार बहुत अड़ी है। सरकार तो 4 कदम बढ़ी है,
हमने कहा कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं, आपसे विचार विमर्श करके कानून बनाएंगे। हमने एमएसपी की बात, गारंटी की बात कही है। अब हर चीज़ पर शर्तें लादने से बातचीत नहीं होती। बातचीत का मतलब होता है बातचीत, एक तरफा बात को बातचीत नहीं कहते। तो किसान भाइयों से है कि जब आप बातचीत का रास्ता खुला है, ठीक है, बहुत से अनासिर जो आंदोलन जीवी उसमें घुस गए हैं, जो कभी सीए में होते हैं, कभी एनआरसी पे होते हैं, कभी वो कश्मीर वाले बिल पर होते हैं, कभी वो जब ट्रिपल तलाक बिल होता है, तो ये ऐसे लोग हैं जो हर आंदोलन में जाते हैं। मीडिया का तो समझ में आता है कि हर आंदोलन में आपका जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। लेकिन कुछ लोग जाते हैं आंदोलन में और बात बनाते हैं। कुछ लोगों को बात बनाना आता है, सिर्फ समस्या का हल निकालना नहीं आता। नरेंद्र मोदी जी के लिए किसान उनका परिवार है, उनका कोई अपना परिवार नहीं है, देश की जनता परिवार है। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इन किसान भाई इस विषय को समझेंगे। तेल की बढ़ती कीमतें एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। एक समय था 6-7 साल पहले जब आप महंगाई को डायन का चेहरा बताते थे। क्या लगता है आपको कि अब ये मुद्दा फिर से हावी है, डायन फिर से मोबाइल नहीं, डायन जैसे शब्द तो कांग्रेस के डिक्शनरी के हैं। अहंकार, डायन, कठोर शब्द उनके डिक्शनरी के हैं। हम लोग तो आप जानते हैं स्वयंसेवक हैं, कभी भी कटु भाषा, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम सबको सिखाया है कि बड़ी कड़वी से कड़वी बात अच्छे शब्दों में लखनवी अंदाज में कह दी जाए। तो मैंने तो कभी, आपने मेरी ज़बान से नहीं सुना होगा, लेकिन ये सही है, हम ही लोगों के पुराने बयान कुछ लोग दिखाने लगते हैं। तो हम ये ज़रूर है कि जो भी कीमत बढ़ी है वो कीमत का उपयोग देश के जनता के लिए ही सदुपयोग हो रहा है। दुनिया की इकोनॉमी आप देखें, इस बार का बजट आया, पूरे दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई। एक भारत है जिससे संभावनाएं दिख रही हैं। तो भारत इकोनॉमी में भी आगे बढ़ेगा, इसी संभावना है। सिलेंडर के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बारे में आपने कहा, इसका मतलब ये मान के चले कि ये दाम आगे भी बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे? नहीं, बढ़ेंगे क्यों? कई बार जब बढ़े हैं तो सवाल आया है, जब घटे हैं तो सवाल नहीं आया है। लेकिन कोरोना काल में जब स्थितियां खराब है आर्थिक रूप से लोगों की, तब ये स्थिति सरकार के लिए जी, किसकी स्थिति खराब है? आम जन की। आम जन की तो सरकार है। तो सरकार आम जन का पूरा हित देखती है, और सरकार में जो संसाधन उपलब्ध होता है उसी का उपयोग हम विकास के अनुमद में करते हैं। लेकिन जनता को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान केंद्र सरकार रखती है। सर, इसका ध्यान रखा गया तो अभी सेस लगा के 2.5 रुपये बढ़ाए गए? नहीं, वो उसमें नहीं बढ़े हैं। वो ऐसा नहीं कि 2.5 रुपये बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। कई चीज़ों को कम किया गया है। और इस बार बजट पे तो पहले से कांग्रेस ने ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन जो पुराना कागज़ बना के रखते हैं ना, एक दिन पहले ऐसा होगा, उनको उम्मीद थी बड़ा कठोर बजट आएगा, लेकिन ऐसा बजट आया कि वो पुराना कागज़ फाड़ना पड़ा उनको। कहीं कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है। नरेंद्र मोदी जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए जिएंगे। वो कम से कम कष्ट जनता को हो। कोरोना काल में आप देखिए दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल है। बड़े बड़े देश की कमर तोड़ दी है कोरोना ने। एक भारत है जिसने मजबूत लड़ाई लड़ी और सक्षम भी हुआ। मैं तो मास्क लगा के आया था, आपसे बातचीत के लिए मैंने उतारा है। आप सबसे भी अनुरोध है कि मास्क को लगाए रखना है, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। आप सबके, ये सिर्फ प्रेस नीचे लगा रखा था, प्रेस के लिए यहाँ, क्योंकि हाँ निकाला है। आपसे भी मेरा अनुरोध है, हमें अब मंच पे बैठे हुए नेताओं से ज़्यादा आपकी भी चिंता है कि आप भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।